वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर अभी के अभी याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको संस्कृति और सभ्यता के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में यही सबसे मेन है और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर एग्जामिनर के पास इस चैप्टर से सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए सोचना पड़ेगा तो वो यही पूछेगा कि संस्कृति और सभ्यता किसे कहते हैं या संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, उसके बाद प्रश्न उत्तर आते हैं। देखिए संस्कृति क्या होती है। जब हमारे मन में या दिमाग में, जब हमारे मन में किसी नई चीज को खोज करने की प्रेरणा आती है या कोई विचार आता है, उसे संस्कृति कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं वो संस्कृति है। दोबारा से सुन लीजिए, जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं वो संस्कृति है। अब मेरे मन में कोई विचार आ रहा है कि यार मैं इस चीज को बनाऊं, तो जो मेरे मन में वो थॉट चल रहा है वो संस्कृति है। जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं वो संस्कृति होती है। विचार की जगह आप प्रेरणा भी बोल सकते हैं। जिस प्रेरणा के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। या जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। तो वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं उसे संस्कृति कहते हैं। और जब वो चीज हमारे सामने आ जाती है या जब हम उसकी खोज कर लेते हैं तो वो सभ्यता बन जाती है। आया समझ में? जिस विचार के द्वारा हम किसी नई चीज की खोज करते हैं वो संस्कृति है, वो विचार संस्कृति है। ठीक है, जिसने हमको नई चीज को खोज करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। जिस विचार के द्वारा हमने किसी नई चीज की खोज की वो संस्कृति है। और जब वो चीज हमारे सामने उपस्थित हो गई, जब वो चीज हमारे सामने आ गई तो अब वो सभ्यता बन गई। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जिस विचार के द्वारा हमने किसी नई चीज की खोज की वो संस्कृति है, वो विचार संस्कृति है। और जब वो चीज हमारे सामने आ गई तो वो हमारी सभ्यता का पार्ट बन गई, वो हमारी सभ्यता बन गई। डन, ये याद कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं जो चैप्टर में दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। बहुत आसान है। इस प्रश्न का मतलब है कि लेखक ये कह रहा है कि लोग सभ्यता और संस्कृति को अभी तक समझ क्यों नहीं पाए हैं। लोग संस्कृति और सभ्यता के बीच के अंतर को क्यों नहीं समझ पाए। तो पहले आप प्रश्न से ही लिखोगे। देखिए, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि। तो यहां तक तो आपने प्रश्न से ही लिखना है, बस क्यों की जगह में लिख देना इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि। और फिर पॉइंट याद रखना। पहला, लोग संस्कृति और सभ्यता को एक समझने लगे हैं। दूसरा, लोग दोनों के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरा, लोग इन शब्दों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। तो अब तीनों पॉइंट में बताइए डिफिकल्ट क्या है। आधा तो हमने प्रश्न से लिख दिया कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि। तो ये सारा तो प्रश्न में दिया गया है, इतना आपने बस पॉइंट याद रखने। क्या? कि लोग संस्कृति और सभ्यता को एक समझने लगे हैं, लोग दोनों के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। लोग संस्कृति और सभ्यता को एक समझने लगे हैं।
लोग दोनों के अंतर को नहीं समझ पा रहे। और तीसरा, लोग इन शब्दों का प्रयोग तो करते लेकिन अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। मतलब लोग जो है संस्कृति और सभ्यता को क्या समझते हैं? पर्यायवाची समझते। वो दोनों चीजों को एक ही समझते, दोनों के अंतर को नहीं समझ पाते। दोनों शब्दों का प्रयोग करते लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझते। तो यह आप अपने आप ही लिख सकते हैं। और कई बच्चे कहते हैं सर ये छोटा आंसर है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है ना, तो वहां पे वर्ड लिमिट दी होती है कि आपने 2 नंबर के प्रश्न में 25 वर्ड्स लिखने, तो 40 वर्ड्स लिख के क्या फायदा? जब हमने लिखने 25 शब्द हैं तो बड़े बड़े आंसर लिख के समय की बर्बादी क्यों करनी? तो वहां पर वर्ड लिमिट दी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें 2 प्रश्न ऐड है। एक तो आग की खोज को बहुत बड़ी खोज क्यों माना जाता है, और दूसरा जो ये आग की खोज हुई है इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, मतलब आग की खोज लोगों ने क्यों की। समझे दोनों प्रश्नों को। तो आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए है क्योंकि इस खोज ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया। तो ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया कि आग की खोज को बहुत बड़ी खोज क्यों माना जाता है। तो कितना आसान है, क्योंकि आग की खोज ने इंसान के जीवन को बदल दिया। पहले इंसान कच्चे क्या खाता था? कंदमूल फल खाता था। बाद में वो चीजों को भून के खाने लगा। अब दूसरा, इस खोज की पीछे की प्रेरणा क्या थी? तो आपने लिखना है, इस खोज के पीछे की प्रेरणा पेट की भूख और ठंड से रक्षा है। इंसान ने आग की खोज क्यों की? पेट की भूख को मिटाने के लिए और ठंड से रक्षा के लिए। तो इन 2 चीजों को याद रखना है। तो कितना आसान है। तो एक बार रिवीजन कर ले। पहले वाला प्रश्न क्या था कि लोग संस्कृति और सभ्यता के अंतर को क्यों नहीं समझ पा रहे? तो क्योंकि लोग क्या है, लोग दोनों को एक ही समझते हैं। लोग संस्कृति और सभ्यता को एक ही समझते हैं, वो दोनों के अंतर को नहीं समझते और वो दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनके अर्थ को समझने की कोशिश करते ही नहीं है। तो ये तो आप पहले प्रश्न में लिखोगे। दूसरा प्रश्न क्या है, आग की खोज सबसे बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस खोज ने इंसान के पूरे जीवन को बदल दिया। ठीक है, और दूसरा, इस खोज के पीछे की प्रेरणा क्या है? पेट की भूख और ठंड से रक्षा। बाकी तो आप क्वेश्चन से ही लिख देंगे। अगला है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृत व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप 4 पॉइंट लिखेंगे। जो नई चीज की खोज करता है, जो नए तथ्य की खोज करता है, जो नया आविष्कार करता है, जो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जैसे न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की। तो न्यूटन भी क्या है? एक संस्कृत व्यक्ति है, क्योंकि उसने किसी नई चीज की खोज की। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता था, उसने नई चीज की आविष्कार की। तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? जो किसी नई चीज की खोज करता है, नए तथ्य की खोज करता है, नया आविष्कार करता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जैसे न्यूटन। तो ये आप लिख सकते हैं। संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो हर समय कुछ ना कुछ नया सोचता है, जो किसी नई चीज की खोज करता है, जो किसी नई चीज का पता लगाता है, जो किसी नए तथ्य को सामने लाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क है? तो वही है, क्योंकि न्यूटन ने क्या की थी? किसी नई चीज की खोज की थी। उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। और न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? पहले तो वो ये पूछ रहे कि तुम न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कह सकते हो। फिर वो पूछ रहे हैं कि न्यूटन के सिद्धांत को जानने वाले लोग संस्कृत मानव क्यों नहीं है। तो देखिए, न्यूटन को संस्कृत मानव इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर है कि न्यूटन को जो है संस्कृत मानव आप क्यों कह रहे हैं। तो संस्कृत मानव वो होता है जो किसी नई चीज की खोज करता है। फिर लिख देना, न्यूटन को संस्कृत मानव इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। अब वो कह रहे दूसरे लोगों को तुम क्या है, मतलब संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप लिखेंगे, अन्य लोगों को संस्कृत मानव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने किसी नई चीज की खोज नहीं की। अब मान लीजिए मैं न्यूटन के सिद्धांत को जानता हूं,
तो मैं संस्कृत व्यक्ति थोड़ी हूं, क्योंकि मैंने उस सिद्धांत की खोज नहीं की, मैं तो बस उस सिद्धांत को पढ़कर जान गया। समझ गए आप? तो संस्कृत व्यक्ति न्यूटन को क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। और लोगों को संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने किसी नई चीज की खोज नहीं की। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? किस चीज के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो सुई धागे का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि शरीर को गर्मी से बचाने के लिए, शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, सजने संवरने के लिए, तन ढकने के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए। अब सुई धागे से आप क्या करोगे? सुई धागा क्या है? कपड़े सिलने के काम आता है, जिससे हमारा शरीर गर्मी से बचेगा, सर्दी से बचेगा, सजने संवरने के लिए, तन ढकने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। तो इसलिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो ये पांचों पॉइंट तो बहुत ही आसान है। शरीर को गर्मी से बचाने के लिए, शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, सजने संवरने के लिए, तन ढकने के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की कोशिश की गई। अब बताइए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जब मानव संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आप लिखेंगे, आज के समय में कुछ नेता लोग जाति में भेदभाव पैदा करके संस्कृति को बांटना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक वोट मिल सके। तो आप, कितना आसान है कि आपने ऐसे उदाहरण दे रहे जब मानव संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की गई हो। तो आपको पता है आजकल के नेता लोग क्या कर रहे हैं? जाति में क्या कर दे रहे? बंटवारा कर दे रहे, धर्म में बंटवारा कर दे रहे, लोगों को भड़का रहे कि ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो ऐसे में वो क्या है? संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला, जब मानव संस्कृति ने एक होने का प्रमाण दिया हो। अब ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। जब आपको लगा हो कि सारी संस्कृति एक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बिस्मिल्लाह खां इसका उदाहरण है। वह नमाज भी पढ़ते थे और शहनाई भी बजाते थे, मंदिर में भी जाते थे और मस्जिद में भी जाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऊपर वाले में तो आप क्या लिखोगे कि आजकल के नेता लोग संस्कृति को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। वो जाति में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, धर्म में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और यह है जब मानव संस्कृति ने एक होने का प्रमाण दिया कि भाई अलग अलग संस्कृति भी एक है। तो इसमें आप बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे? गंगा नदी को वो मैया कहते थे, जबकि वो एक मुस्लिम थे। ठीक है, मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि संस्कृति एक है। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज का इन्वेंशन कर दे रहे जो आत्मविनाश के लिए, जिससे हमारा बुरा होगा, तो क्या वो संस्कृति हो सकती है? संस्कृति के अंदर वही चीज आती है जो हमारा विकास करती है। अब आपने ऐसी चीजें बना दी जिससे हमारा विनाश होगा, तो क्या वो संस्कृति होगी? तो आप लिखेंगे, ये प्रश्न से लिखेंगे। देखिए सारा प्रश्न में, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी असंस्कृति कहेंगे। ये संस्कृति नहीं है, बस यहां तक उतारना, हम उसे उसकी असंस्कृति कहते हैं। और इसके बाद लिख देना, संस्कृति के अंदर गलत बातों को नहीं रखा जाता। संस्कृति वो होती है जो हमारे विकास को करती है या विकास में सहायक होती है। जो हमारा विनाश करती है वो संस्कृति नहीं होती, वो असंस्कृति होती है। वो यही पूछ रहे हैं। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, यहां तक तो प्रश्न से ही उतारना है। और उसके बाद लिख देना, हम उसे असंस्कृति कहते हैं क्योंकि संस्कृति के अंदर गलत बातों को शामिल नहीं किया जाता, और जो चीज हमारे लिए क्या है? खराब है, उसे हम असंस्कृति ही कहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।